और आज के इस सेशन में मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको समझाने वाले नहीं हैं, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट टेक्निक कि कैसे एक शॉर्ट आंसर टाइप, कैसे एक लॉन्ग आंसर टाइप हमें अटेम्प्ट करना है। बस फर्क ये है कि जब एक शॉर्ट आंसर टाइप है तो आप उसमें बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं रखते हो, हार्डली यू हैव टू राइट इन अराउंड 50 वर्ड्स। मेजर फेस्टिवल्स निकल गए, किसी रिलेटिव की शादी वो भी हो जाएगी, बट तुम्हारे प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन का क्या स्टेटस है, एंड दैट टू ऑफ योर मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल इंग्लिश की ही मैं बात कर रही हूँ। तो ये स्टेटस बताने का काम आपका है, जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और मेरा काम है इस लेजी इन्वायरमेंट में, इस विंटर आर्क के मोटिवेशन में आपको हेल्प करने की। सो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन एजुकेशन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, और आज के इस सेशन में मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपको हेल्प करेंगे आपके प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। एंड आफ्टर ऑल नवंबर का जो मंथ है ये बना ही आप सभी बच्चों के लिए है। चिल्ड्रंस डे इस मंथ में आता है, तो भाई कैसे बिना गिफ्ट दिए हम यहाँ से चले जाएं। तो ये सेशन होने वाला है आपके लिए एक धमाकेदार पावर पैक सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। और सिर्फ क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको समझाने वाले नहीं हैं, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट टेक्निक कि कैसे एक शॉर्ट आंसर टाइप, कैसे एक लॉन्ग आंसर टाइप हमें अटेम्प्ट करना है। क्योंकि स्टोरी लाइन, प्लॉट सब कुछ आपको पता होता है, लेकिन आप सफर करते हो कि हमें एग्जैक्ट आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। तो जब हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि देयर इज अ पैटर्न टू फॉलो, और उसी पैटर्न का ध्यान रखकर हम अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। एंड नॉट जस्ट लिटरेचर, इस सेशन में हम राइटिंग सेक्शन भी कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ, जो रीसेंट सैंपल पेपर्स में देखा गया है, एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन वहां पूछा जाता है, तो कैसे वो टैकल करना है, किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है वाइल आंसरिंग। देन वी विल ऑल्सो अटेम्प्ट अ लेटर राइटिंग क्वेश्चन, जिससे आपको फॉर्मेट तो रिवाइज होगा ही साथ आप ये भी सीखोगे कि किस तरह से हमें अपने उस लेटर को स्ट्रक्चर करना है। सो बिना डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड तब तक आपका अपने प्री बोर्ड्स के अगर डेट या सिलेबस, नॉट सिलेबस एग्जैक्टली, बट अगर आपको डेट मिल चुकी है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दो। सिलेबस तो देखो यार, प्री बोर्ड्स का वही होगा, क्लास 10th में आपको सारा ही मिलेगा, पूरा कंप्लीट, जितना भी आपने डे 1 से पढ़ा था सब कुछ होता है, कुछ भी स्किप नहीं होता है। सो डेट आप एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो, क्योंकि अगर लेट्स से कि आज से 15 दिन बाद की कोई डेट है तो उस हिसाब से एक बढ़िया और ऐसा ही सेशन हम लेकर आएंगे। सो डेट मेंशन करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, क्या है? हाउ डज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड अमांडा in the poem show the contrast between the speaker's expectations and Amanda's feelings? अब मैम क्वेश्चन से ये तो समझ में आ गया है कि ये अमांडा पोएम का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हो, एक ना बहुत ही जैसे मैं कहूंगी कि बेकार टेक्निक अपनाते हैं, और वो टेक्निक है पर्टिकुलर पोएम या चैप्टर की समरी लिख देना, सेंट्रल आइडिया लिख देना, बस काम हो गया। नो, हम लिटरेचर में कभी भी देखो, जो भी आपका चेकर है वो आपसे प्लॉट नहीं डिमांड कर रहा है। नोबडी आस्क्स फॉर द प्लॉट। वो तरीका गया, वो सालों पहले चलता था जब समरी से काम हो जाता था। यू हैव टू डेवलप द आइडिया, ये हमेशा याद रखना। मैं तो कह रही हूँ कमेंट्स में एकदम स्पैम कर दो, प्लॉट क्रॉस आइडिया टिक। आपको क्या करना है, आपको आइडिया अपना एक्सपैंड करना है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि अमांडा के साथ क्या हुआ। सबको पता है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी, एस्केप ढूंढ रही थी इन हर इमेजिनेशन, राइट, रुपांजल बन रही थी, ये सब पता है, वो अपनी इमेजिनेशन में रुपांजल थी, ये सबको सब कुछ पता होता है अच्छे से, बट नोबडी इज आस्किंग दैट। आपसे पूछ रहे हैं कि अमांडा वर्ड का जो रेपिटेशन है, सो रेपिटेशन इज द कीवर्ड हियर। ये रेपिटेशन जो है ना, ये कीवर्ड है।
इसको आपको बेस बनाकर अपना आंसर रेडी करना है कि अमांडा वर्ड रिपीट क्यों हो रहा था पूरी पोएम में, राइट। एंड अब क्यों हो रहा था भी नहीं पूछा, आपको ये भी बता दिया है कि रेपिटेशन का यूज बेसिकली कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए हो रहा था, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट यानी थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हो रहा था बिटवीन द स्पीकर्स एक्सपेक्टेशंस, यानी स्पीकर की जो एक्सपेक्टेशन थी, हम अमांडा पोएम के रेफरेंस में स्पीकर को मदर समझ रहे हैं, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन कि मदर ही बोल रही हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। सो स्पीकर की जो एक्सपेक्टेशन थी अमांडा से और अमांडा की जो फीलिंग्स थी उसका कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए ऑब्वियसली देयर वाज अ डिफरेंस, राइट। स्पीकर चाहती थी कि अमांडा सीधे बैठे, वो नेल्स बाइट न करे, है ना, होमवर्क कंप्लीट करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर वर सो मेनी डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, ओके, रिक्वेस्ट्स नहीं बोलेंगे बिकॉज एक तरह से सारे ऑर्डर्स ही थे। वहीं ऑन द अदर हैंड अमांडा वाज इन हर इमेजिनेशन, इन हर एस्केप। सो ये कॉन्ट्रास्ट रेपिटेशन की मदद से कैसे शो हुआ है, ये हमें प्रेजेंट करना है अपने आंसर में। दिस इज द क्वेश्चन। सो अब ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा बच्चों को ये बोलती हूँ लॉन्ग आंसर आपसे एक इंट्रो डिमांड करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है आंसर का, देखो बेटा वो तो शॉर्ट में भी वही फिट होगा। यू नीड टू राइट एन इंट्रो, you need to talk about the main content and then you will have to continue with the conclusion। बस फर्क ये है कि जब एक शॉर्ट आंसर टाइप है तो आप उसमें बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट नहीं रखते हो, हार्डली you'll have to write in around 50 words, right, 40 to 50 words। हो सकता है दूसरे बोर्ड्स में 50 to 60 हो, इससे ज्यादा नहीं होता है। लॉन्ग आंसर में ऑन द अदर हैंड वी हैव 100 to 120 या 120 to 150, ठीक है। सो अब ये इंट्रो कुछ ऐसा हैवी नहीं रखना है, जस्ट पिक that keyword from the question। आपको पता है repetition पर बात हो रही थी, उठा लो। The repeated use of Amanda shows, क्या शो कर रहा है, speakers constant instructions। अब बार बार अमांडा का नाम आ रहा था तो ये साफ दिखा रहा है कि उसको हर पॉइंट पर इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, हर पॉइंट पर उसकी मदर, उसकी जो भी स्पीकर वहां पर पेरेंट है वो पीछे पड़े हुए हैं। सो शोज द स्पीकर्स कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपका पहला यहाँ से आंसर का पॉइंट है जो आपको उठाना है, इसको चंक्स में ही उठा के याद कर लो। स्पीकर्स कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये शो करता है रेपिटेशन। अमांडा वर्ड का जो रेपिटेशन है वो क्या शो कर रहा है, स्पीकर का कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, बार 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 उसको इंस्ट्रक्ट करे जा रही हैं, नैगिंग, है ना, उसको टोक रही हैं, हर बात पे उसकी गलतियां निकाली जा रही है, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिक्ट पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। और उनका ये रिपीटेडली अमांडा का नाम लेते रहना क्या शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि कितना स्ट्रिक्ट पेरेंटल एक्सपेक्टेशन है। अमांडाज मदर और अमांडाज पेरेंट वांट्स हर टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, राइट। हर रेपिटेशन क्या रिमाइंड कराता है, अमांडा जितनी बार अपना नाम सुनती होगी, इट्स लाइक दैट कार्टून ना, हॉरिड हेनरी, जितनी बार हेनरी अपना नाम सुनता था उतनी बार उसे हो जाता था कि ओ गॉड अब पता नहीं मदर को क्या इशू हो गया। वैसा ही अमांडा के साथ हुआ है, यू नो, जितनी बार वो अपना नाम सुनती थी उसे रियलाइज होता था कि दैट समवन इज देयर हु इज कंट्रोलिंग माय इमोशंस एंड माय एक्शंस। इन कॉन्ट्रास्ट वही अमांडा जो अपनी साइलेंट इमेजिनेशन में है, अमांडा साइलेंट इमेजिनेशन, उसमें देखो कहीं पर भी ऐसा कोई रेपिटेशन आपको नहीं मिलेगा। सो उसका ये लैक ऑफ रेपिटेशन उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन में शोज दैट शी इज फ्री, शी इज अ फ्री बर्ड। सो अमांडा साइलेंट इमेजिनेशन एंड डे ड्रीम्स एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम एंड पीस। उसका जो ये साइलेंट इमेजिनेशन था ये क्या दिखाता है, उसका डिजायर फॉर फ्रीडम एंड पीस। रिमेंबर जब वो कहती है फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है, एंड एक और लाइन है, क्या है, साइलेंस इज डैश। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ क्या बोलती है वो, साइलेंस इज डैश, फटाफट से, ये तुम्हारा काम है आंसर करने का। नाउ अब आपने कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन क्या रहेगा, आप उसी बात को एक बार फिर से, कंक्लूजन में करते क्या है, हमने जो अपना आंसर प्रेजेंट किया है उसी को हम एक शॉर्ट समरी जैसा प्रेजेंट कर देते हैं। सो द रेपिटेशन दस हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन अथॉरिटी एंड अ चाइल्ड्स डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। ये जो रेपिटेशन है ये क्या दिखा रहा है, एक टेंशन दिखा रहा है, द अथॉरिटी, बिटवीन द अथॉरिटी, अथॉरिटेटिव पार्ट जो पेरेंट के तरफ से आ रही है, एंड चाइल्ड्स डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। और बच्चे की इमेजिनेशन में देयर इज नो सच रेपिटेशन, कहीं पर भी इस तरह से उससे कोई बात नहीं कर रहा है, तो दिखाता है कि वो कितने इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में खुद को इमेजिन कर रही है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब जितनी चीजें उसने इमेजिन की थी, प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। वो पहले खुद को रुपांजल भी सोचकर चलती है, एंड क्या डिफरेंस क्रिएट करती है कि जो हम फेरी टेल में रुपांजल के बारे में पढ़ते हैं,
वहां पर शी let her plates and let her hair, fall down the tower. But yahan Amanda imagined that she won't do that. Why? Because she wants to live alone, away from this constant instructions and this captivated life. Right? Captivated is जब आप बहुत बंधे हुए होते हो, you're not free. उसके बाद वो खुद को मर्मेड भी इमेजिन करती है, एंड शी विल लिव ऑल अलोन इन द एमरल्ड सी. याद आ रहा है? एमरल्ड सी. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. ओके, सो वी हैव एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड. यस, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ही नहीं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी करेंगे. आ जाओ जल्दी से. एंड लेट मी टेल यू, देयर आर सम पोएम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. जब तक आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो, मैं बता देती हूँ, कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो रेपिटेडली देखी गई है पास्ट ईयर्स में, जिनसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बना ही बना है. सो पहला हो गया द बॉल पोएम, दूसरा हो गया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. देखो यार, ये तो सच बात है कि सीबीएसई नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस, लेकिन हम अपनी तरफ से मेहनत तो कर सकते हैं ना, हम अपना एक्सपीरियंस ही तो आपसे शेयर कर सकते हैं. तो दीज आर सम पोएम्स जिनसे देखा जा रहा है ज्यादा पास्ट ईयर्स में भी, और इस साल भी आप देखोगे तो कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जिनसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो द बॉल पोएम इज वन ऑफ देम. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हो गया. देन यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर अमांडा. ठीक है, और भी 2-3 है, और भी ऐसी है, बट मैं अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी तो फिर आप बाकी पोएम्स ही नहीं पढ़ोगे. ये हैबिट नहीं हमें डेवलप करनी है अपनी. बॉल पोएम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. चलो. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. Question देखो क्या है. What feelings does the boy experience after losing his ball? यहाँ पर टॉय बॉल की जो बात हो रही है, जिसके खोने की बात हो रही है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई वो बच्चा कौन सी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करता है. नाउ यू हैव सर्टेन ऑप्शंस: केयरलेसनेस, सैडनेस, रियलाइजेशन, होप, एक्सेप्टेंस. अब इनमें से एक नहीं चूज करना है, बच्चे क्वेश्चन ही गलत समझ बैठते हैं. ऑप्शन ये रहे आपको, यहाँ कॉम्बिनेशन दिए हुए ऑप्शन के, यू हैव टू चूज आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. अब यहाँ पर ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. ये तो इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वोकैबुलरी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, कई बार यहाँ पर वोकैबुलरी डिफिकल्ट आती है, तो मेरा सजेशन उस केस में ये रहेगा कि आप अपने पोएम के थीम से रिलेटेड जितनी भी वोकैबुलरी हो सकती है, आप उससे खुद को थोड़ा सा खुद को उतना एक्सपोजर दो कि आपको वो वोकैबुलरी आती हो. राइट, यहाँ पर आप सबसे पहले एलिमिनेट करो क्या फीलिंग्स जो है बच्चे ने एक्सपीरियंस की है, ये आपसे पूछ रहे हैं, बट अपने ऑप्शन में से यू विल एलिमिनेट. तो केयरलेसनेस तो उसने नहीं फील किया, नहीं एक्सपीरियंस किया. ठीक है, व्हाट एल्स. यहाँ पर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक्सेप्टेंस उसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, रियलाइजेशन उसने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया. देन ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कहेंगे कि उसको जिस तरह से ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, की इस दुनिया में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई, और उसको ये समझ में आया कि देखो चीजें जो है वो बहुत बार हमसे छीनी जाएंगी. होगा ऐसा नहीं है कि जो चीज हमारे पास अभी है वो हमेशा ही रहेगी, वो हमसे छीनी जाएगी. सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3rd and 5th तो पक्का है. अब आप 3rd and 5th का कॉम्बिनेशन देखो किसमें है. इसमें नहीं है, हम हटा देंगे. इसमें सिर्फ 3rd है बट 5th नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ यू हैव 2nd, 3rd and 5th, और 3rd, 4th and 5th. सो सैडनेस या होप, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑफ कोर्स ये एक्सपीरियंस्ड हो सैडनेस, राइट, होप नहीं, सैडनेस, क्योंकि दुख तो उसे हुआ ही है ना, उसे बुरा तो लगा ही है. सो सैडनेस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी. राइट, 2nd, 3rd and 5th का कॉम्बिनेशन हम लेकर चलेंगे. ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है आउट ऑफ दीज 4 लाइन्स कि उसे कोई होप दिखी हो. इन 4 लाइन्स के बेसिस पर उम्मीद वाली कोई बात नहीं हुई है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. 2nd, 3rd and 5th का कॉम्बिनेशन हम लेकर चलेंगे. इन केस यू हैव अ डाउट, आप कमेंट में पूछ लो कि नहीं मैम होप भी तो है, कैसे है, जस्ट प्रूव इट, क्योंकि यहाँ होप की बात नहीं हो रही है. ठीक है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है बॉल लूज करने के बाद, यहाँ पर सैडनेस के साथ साथ रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस है. अभी उम्मीद जैसी कोई बात यहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the phrase first responsibility suggest about the boy's growth? अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो
फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक्सप्रेशन है ना, ये क्या सजेस्ट कर रहा है अबाउट द बॉयज ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ के बारे में क्या सजेस्ट कर रहा है? ही फील्स गिल्टी फॉर प्लेइंग केयरलेसली, उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि उसने ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी बॉल को जाने दिया. He starts realizing that life involves loss and responsibility. He decides to buy a new ball immediately. He blames others for losing his ball. बहुत क्लियरली हम यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्या कि भाई उसको रियलाइज होने लगता है कि लाइफ में लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही आता है, राइट? सो क्लियरली द आंसर विल बी बी ऑप्शन हियर. सो अब आप देखो कि किसी ने आपसे समरी नहीं पूछी है, किसी ने यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली वोकैबुलरी नहीं पूछी है, आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया कि ये जो फ्रेज है ये क्या रेफर कर रहा है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द पॉइंट. ठीक है, चल. Which line from the extract conveys that loss is universal? कौन सी लाइन से पता चलता है कि लॉस जो है वो यूनिवर्सल है, वो अकेला ये बच्चा फेस नहीं कर रहा है, वो हर कोई फेस करता है. So now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Ball will be lost always, little boy. तो ये यहाँ पर कौन सी लाइन है जो कन्वे करती है कि लॉस इज यूनिवर्सल, कि ये हर किसी के साथ होता है और ये हमेशा ही होता है. ठीक है, तो इसमें आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो नहीं सजेस्ट कर रहा है. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, नो. पीपल विल टेक बॉल्स, ओके, नो. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय. सी, यहाँ पर एक हमेशा जो चीज होगी उसका रेफरेंस है. सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर इन दिस एक्सट्रैक्ट. यहाँ पर लोगों को ब्लेम दिया जा रहा है. ठीक है, लॉस यूनिवर्सल है, ये बात किससे पता चल रही है? लास्ट वाले ऑप्शन से. Fill in the blank to complete the sentence. This is the next question. The loss of his ball symbolizes dash in life. अब उस बच्चे की जो टॉय बॉल खो चुकी है वो क्या सिंबलाइज कर रही है? The importance of money, the innocence of childhood, inevitable losses and growing up, या the value of playing carefully. कि ध्यान से खेलना चाहिए, ये पता चल रहा है क्या? ये तो सबसे बेकार ऑप्शन है, इसको तो आप सीधे एलिमिनेट कर दो. पैसे की इंपॉर्टेंस पता चल रही है? नहीं. इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड पता चल रहा है उसको? नहीं. ये एक एस्पेक्ट जरूर है इस पोएम का, बट देन यहाँ उसके टॉय बॉल के खो जाने से उसे ये रियलाइज नहीं हो रहा है, या वो ये सिंबलाइज नहीं करता. इट सिंबलाइजेस इनएविटेबल लॉसेस एंड ग्रोइंग अप. इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इनएविटेबल होता है जब कोई चीज अनअवॉइडेबल हो, है ना? और मैं देखो फास्ट बिल्कुल नहीं जा रही हूँ. आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तब कुछ पॉइंट है, सीधा सीधा टिक 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 नहीं करा रही हूँ मैं आंसर्स के साथ. चलो अब करते हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप अटेम्प्ट. ठीक है, इसी तरह का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है कि शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, ग्रामर का एक क्वेश्चन, राइटिंग सेक्शन, इस तरह से. नाउ, हाउ डज रस्किन बॉन्ड यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन in The Thief's Story to make the reader sympathize with Hari Singh and understand his inner conflict? अब ये पढ़ते ही दिमाग में हरी सिंह एंड अनिल की कहानी जरूर चल रही होगी और मेजॉरिटी बच्चे इसमें समरी लिख देंगे. मुझे पता है कि कैसे हरी सिंह जो है, डिस्पाइट बीइंग अ थीफ, ही चेंज्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ अनिल. ठीक है, वो तो समरी ठीक है, बट आपसे समरी पूछी नहीं. आपसे पूछा है कि रस्किन बॉन्ड ने कैसे जो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का यूज किया है. नाउ व्हाट इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक? अब जब भी कोई कहानी, कोई स्टोरी आप पढ़ते हो तो उसमें कहानी को सुनाने वाला जो नरेटर है, राइट, नरेटर उसी को कहते हैं जो कहानी सुनाता है. वो या तो उसी सेम स्टोरी का कैरेक्टर होता है या कोई थर्ड पर्सन होता है. इस पर्टिकुलर स्टोरी में आप देखोगे कि हमने हरी सिंह जो खुद एक कैरेक्टर भी है, उसी के बिहाफ से हम पूरी की पूरी स्टोरी सुन रहे हैं. एंड उसने, आप इसको पहचानने का बेस्ट तरीका होता है, आप प्रोनाउन देखते हो I did this, I went to market, इस तरह से. So this is called first person narrative. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता क्या. आपसे पूछा है कि जो ये रस्किन बॉन्ड ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज किया है ना, तो कैसे इस फर्स्ट पर्सन नरेशन की वजह से रीडर्स को दया आती है हरी सिंह के ऊपर. ठीक है, हरी सिंह जबकि एक चोर है, उस पर दया नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी रस्किन बॉन्ड ने इसको इस तरह से क्रिएट किया है, इस पूरी स्टोरी लाइन को, कि हमें हरी सिंह पर दया आती है और हम उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को, उसके अंदर जो खुद से एक लड़ाई चल रही है ना, वो हम समझ पा रहे. सो ये आपको आंसर करना है. अब आपका फोकस यहाँ पर क्या होगा कि नैरेटिव टेक्निक ने कैसे हेल्प किया है. ठीक है, तो अब लॉन्ग आंसर है
तो सबसे पहले एक इंट्रो रेडी करोगे। इंट्रो के लिए मैंने बार बार बोला यू कैन यूज द क्वेश्चन, सो आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं उनके अपने इंट्रोडक्शन बढ़िया बढ़िया हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन द थीफ स्टोरी, एंड बेस्ट तरीका होता है आप चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम यूज करो। इन द थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड स्किलफुली मतलब बड़े ही स्किल्ड तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूजेस नहीं लिखना है, आई कैन गिव यू अ सिनोनिम, आप लिख लो एम्प्लॉयज, लो एक और सिनोनिम मैंने दे दिया, ठीक है। सो एम्प्लॉयज द फर्स्ट पर्सन नरेशन थ्रू द वॉइस ऑफ द यंग थीफ हरी सिंह। हरी सिंह की आवाज से उन्होंने पूरे चैप्टर में फर्स्ट पर्सन नरेशन दिया हुआ है, एंड दिस टेक्निक अलाउज रीडर्स टू सी इवेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम हरीज पर्सपेक्टिव। और इस टेक्निक से होता क्या है कि हम चीजों को डायरेक्टली हरी के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड हिज थॉट्स, फीलिंग्स एंड स्ट्रगल्स। और इससे होता क्या है, इससे ना रीडर्स यानी कि हम जो है उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग्स एंड जो भी उसके स्ट्रगल्स है वो समझ पाते हैं। तो हमने एक प्रॉपर शॉर्ट इंट्रो के साथ साथ अपना मेन आइडिया कन्वे कर दिया इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। लेकिन अब हमें ये पूरा इलाबोरेट करना होगा कि हम ये कैसे बोल रहे हैं कि हमको एज रीडर्स जो है उसकी थॉट्स, फीलिंग्स एंड स्ट्रगल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। सो अब हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपने इस सेकेंड पार्ट में। आपकी मर्जी, अगर आप इसे सेकेंड पैराग्राफ देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अब बाय लेटिंग हरी सिंह टेल हिज ओन स्टोरी, ऑथर ने हरी सिंह को ये पावर दी कि वो अपनी कहानी खुद सुनाए इस पूरी स्टोरी में। तो ऑथर ने कहीं ना कहीं उसे ह्यूमन लाइक हमारे सामने रखा, राइट। अपनी स्टोरी खुद इंसान बताता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस इंसान खुद शेयर करता है, तो वो हमारे लिए सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं रहा, वो हमारे लिए ह्यूमन पहले बन जाता है। एंड वी लर्न अबाउट हिज लोनलीनेस। फिर उससे हम क्या सीखते हैं, हमें पता चलता है यार वो बेचारा कितना अकेला है। व्हाई डिड आई से लोनलीनेस? बिकॉज उसने ही क्लियरली चैप्टर में बोला दैट ही हैड नो फ्रेंड्स। अब उसके पीछे का भी रीजन था, व्हाई डिडंट ही मेक फ्रेंड्स? कमेंट में आंसर करो जल्दी से। लो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, व्हाई डिडंट हरी सिंह मेक फ्रेंड्स? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिख कर दो, मैं हर एक कमेंट पढ़ रही हूँ, राइट। चलो, इनसिक्योरिटी उसको थी, एंड कॉन्स्टेंट नीड टू चेंज हिज आइडेंटिटी टू सर्वाइव। और इनर कॉन्फ्लिक्ट हम समझ पा रहे थे कि वो अनिल के बिहेवियर को समझ रहा है, अनिल की काइंडनेस को भी समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है। उसी का तो रिजल्ट था कि टुवर्ड्स द एंड ही चेंज्ड, राइट। थ्रू हिज ऑनेस्ट कन्फेशंस रीडर्स विटनेस हिज ग्रोइंग अटैचमेंट टू अनिल। अब जब उसने टाइम टाइम पर अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कन्फेशंस दिए, तो हमें साथ में समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे वो अनिल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है उसकी अटैचमेंट बढ़ रही है उसके साथ। तो हम जैसे जैसे हरी सिंह ग्रो कर रहा है हम उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, हम पैरेलली चल रहे हैं, हम देख रहे हैं वो कैसे ग्रो कर रहा है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसके जर्नी का पार्ट बन गए हैं। हिज गिल्ट आफ्टर स्टीलिंग द मनी, चोरी करने के बाद जो वो गिल्ट फील करता है डायरेक्टली बताता है। मॉरल बैटल, जो मॉरल बैटल उसके अंदर चल रही है कि यार मैं करूं कि नहीं करूं, इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे अनिल को। ही फेसेस बिटवीन ग्रीड एंड ट्रस्ट। सो द फर्स्ट पर्सन नरेशन बिल्ड्स एम्पैथी। इससे सिर्फ इतना ही होता है कि भाई एम्पैथी डेवलप हो जाती है रीडर्स के मन में और हम लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं हमारे कैरेक्टर से। तो वो हमारे लिए सिर्फ एक चोर नहीं रह जाता है, हम भी उसके साथ रियलाइज करते हैं कि देखो अल्टीमेटली ऑनेस्टी ही सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आती है, राइट। एंड देन वी विल सिंपली कंक्लूड इट दस, नहीं लिखना दस, लिख दो टू कंक्लूड, नहीं लिखना टू कंक्लूड, लिख दो इन अ नटशेल। ये सब काम आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ में भी। सो द फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट ट्रांसफॉर्म्स। तो ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू पॉइंट है ये इस पूरी कहानी को बदल देता है। इट चेंजेस फ्रॉम अ सिंपल स्टोरी ऑफ थेफ्ट, ये सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं रह जाती है, इट चेंजेस इनटू अ टचिंग जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी बन जाती है जिससे कि रीडर्स जो है वो सिंपथाइज करते हैं डीपली। अब आप सोचोगे मैम कहीं पर सिंपथाइज कहीं पर एम्पैथी, आप इस केस में इंटरचेंज कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। जब आपको लग रहा है बहुत डीपली हम समझ पा रहे हैं तो एम्पैथाइज, फिर आपने कंक्लूजन में यू हैव रिटन सिंपथाइज, इट्स फाइन। मतलब अगर ये मन में आया सवाल आपके और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती आपके मन में ले आई तो इट्स फाइन, चलेगा। यहाँ पर डीपली विद हरीज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉरल अवेकनिंग, मतलब वो उसके अंदर एकदम से मोरालिटी जाग गई। क्लियर, सॉर्टेड। चलो अगले क्वेश्चन पर। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ना मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगी रिलेटेड टू ग्रामर।
आपको पता है हमारे पास बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है ग्रामर में करने को, वी हैव हार्डली 5 टॉपिक्स। उसमें आ जाते हैं मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमिनर्स। तो मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो आपको टेंसेस एंड रिपोर्टेड स्पीच किसी हालत में स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनका आप वेटेज देखोगे कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ज्यादातर रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चंस बनते हैं एंड टेंसेस से बनते हैं। अगर ये दो टॉपिक्स क्लियर है ना, तो फिर भी जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं हो रहा है ग्रामर में, वो एटलीस्ट 5 से 7 मार्क्स तक अपने बना सकते हैं इसमें। ये उन बच्चों के लिए है जो हार्डली 1 या 2 स्कोर कर पाते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस में। सो मेक श्योर कि ये हो जाए। अच्छा, व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन दीज 2 टॉपिक्स पर्टिकुलरली? क्योंकि ये आपको आपके आंसर स्ट्रक्चर में भी हेल्प करता है, क्योंकि टेंसेस एंड रिपोर्टेड स्पीच अगर सही है तो फिर वाइल फ्रेमिंग आंसर्स आपकी गलतियां भी कम होती है। क्लियर? चलो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। रिपोर्ट द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस करेक्टली। डोंट ट्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ, शी वार्नड हिम। अब इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, और जो ये सेंटेंस है ये बहुत डिफरेंट है, राइट? ये इंटरोगेटिव में नहीं है, ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस नहीं है। ये आपका किस टाइप के सेंटेंस में आता है? इंपेरेटिव में आता है। तो ये कैसे टैकल होगा? शी वार्नड हिम, इतना पोर्शन तो देखो इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, तो ये इस पर ध्यान आपको देना है। और जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर डोंट आपका सेंटेंस की बिगिनिंग में आ रहा है तो यू विल हैव टू राइट नॉट टू। सो शी वार्नड हिम नॉट टू ट्राई, बाकी सब सेम रहेगा, मेंडिंग द ट्राउजर्स। ठीक है? और इन केस आपकी ग्रामर का बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारे ग्रामर के टॉपिक्स का, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। गो थ्रू इट, रिवाइज इट एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। फुल स्टॉप के साथ आप अपने आंसर को एंड कर दोगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन हमारे पास है। एज अर्जुन और अरुणा, द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, you're worried about students spending excessive time on mobile phones। अब आप या तो हेड बॉय है या तो हेड गर्ल्स है। I mean, जो गर्ल्स है वो हेड गर्ल है, जो बॉयज है वो हेड बॉय, राइट? अब आप परेशान हो कि बच्चे बहुत ज्यादा फोन पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पता नहीं हेड बॉय हेड गर्ल इतना सेंसिबल बच्चा कैसे हो गया कि वो दूसरे बच्चों के लिए वरिड है कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत यूज हो रहा है। तो आपको एजुकेशन सेक्रेटरी को एक लेटर लिखना है। ठीक है? अपने शहर के एजुकेशन सेक्रेटरी को लेटर लिखना है, जिसमें आप उनको बताओगे कि कितनी ज्यादा जरूरत है डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम्स की, और उनको सजेस्ट करो कि वर्कशॉप्स होने चाहिए जिससे कि हम बच्चों को सिखा सके कि किस तरह से बैलेंस्ड यूज हमें करना है टेक्नोलॉजी का। तो अब जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आप खुश तो हो गए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एंड ये डिजिटलाइजेशन के इम्पैक्ट और कैसे बच्चों को उसको सेंसिबल यूज के बारे में बताना है, ये काफी इजी टॉपिक अब माना जाता है, क्योंकि हम लोग खुद ये चीजें फेस करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट क्या है हमारे फॉर्मल लेटर का? वो है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। ठीक है? हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, और उसके बाद हमें छोड़नी होती है एक लाइन, देन विल गो विद डेट। और डेट के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ एक फिक्स्ड फॉर्मेट। आपने अलग अलग सुने होंगे, और अगर आप वो फॉर्मेट फॉलो करते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को ही फॉलो करती हूँ जो बोर्ड्स में भी एक्सेप्टेड है, तो आप उसके साथ भी चल सकते हो। जैसे हम डेट डाल रहे हैं नवंबर की, लेट्स से मैं लिख रही हूँ 14 नवंबर 2025, तो ये भी एक्सेप्टेड फॉर्मेट है और इसी को लेकर मैं चलती हूँ। डेट यहाँ बीच में मंथ एंड लास्ट में ईयर। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है? आप लिखोगे रिसीवर का एड्रेस। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, आप यहाँ पर लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट जो भी आपको लग रहा है कि एक परफेक्ट टॉपिक होना चाहिए इस पर्टिकुलर लेटर का, वो डालोगे, एंड देन यू विल लीव अ लाइन एंड गो विद सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन में आप सर स्लैश मैडम लिख सकते हो, सिर्फ सर या सिर्फ मैडम भी लिख सकते हो। वी डोंट नीड एनी कॉमास, एंड ये सारा लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए। और इसके बाद लाइन छोड़नी है या नहीं आपके ऊपर है, विच इज फाइन। अगर आपको छोड़नी है आप छोड़ो, नहीं छोड़नी है मत छोड़ो, उस पर मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। फिर आप सीधा अपना मेन कंटेंट प्रेजेंट करोगे, यानी कि जो इशू है उस पर बात करोगे। सजेशंस भी आपको देने पड़ेंगे
लेटर टू एडिटर में हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं अपने मेन कंटेंट में, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और वो हमें अवॉइड करनी है। हमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ बात करनी है कुछ सजेशंस की। इन केस आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सजेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात करोगे। और वैसे भी इस क्वेश्चन में तो देखो अवेयरनेस प्रोग्राम वैसे भी सजेस्ट किए ही हुए हैं, तो 2 सजेशंस तो आपको एनीवे मिल जाएंगे, 2 से ज्यादा सजेशंस की नीड भी नहीं है। अब ये जो पर्टिकुलर लेटर है, इट्स नॉट फॉर एडिटर, ठीक है, ये है आपके एजुकेशन सेक्रेटरी के लिए। तो आप रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखोगे, एजुकेशन सेक्रेटरी, और कोई भी एक सिटी आप मेंशन कर दो। और अगर न्यू दिल्ली आपको लिखना है, न्यू दिल्ली लिख दो, आपकी मर्जी है जो भी सिटी आप प्रेफर कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सिटी लिखोगे वही सेंडर्स एड्रेस की सिटी होनी चाहिए। सेंडर्स एड्रेस के केस में यूजुअली बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल लिख दो, उसके नीचे एक सिटी मेंशन कर दो, विच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। नहीं भी करना है तो यू कैन फ्रेम एनी एड्रेस, कोई भी एड्रेस फ्रेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें ऐसा, ठीक है। ये इस बात का बहुत ज्यादा फर्स्ट क्रिएट किया जाता है कि एड्रेस ऐसे लिखना है वैसे लिखना है। आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज को लेकर कि मैम हमारी मैम ने तो एग्जामिनेशन हॉल का लिखने को, विच इज फाइन, चलेगा, वो भी एक्सेप्टेड है। उसके नीचे आप सिटी लिख देना, मैं न्यू दिल्ली लिख रही हूँ तो मैं दोनों के लिए न्यू दिल्ली लिखूंगी। और उसके बाद अगर आपको कोई खुद से फ्रेम करना है सेंडर्स एड्रेस, तो वो भी आप कर सकते हो। रिसीवर्स एड्रेस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि एजुकेशन सेक्रेटरी के लिए जा रहा है, तो इस केस में रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा, एंड यस ऑफ कोर्स, अब जब आप सच में एक लेटर लिख रहे हो तो ये सारे टाइटल्स नहीं डालने, सेंडर्स एड्रेस अलग से नहीं लिखना, सीधा सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा। तो अगर रिसीवर्स एड्रेस में लिख रही हूँ तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, वी हैव द एजुकेशन सेक्रेटरी ना, तो हम वही लिखेंगे, द एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है। यहाँ पर लिख दो न्यू दिल्ली, बात करो, ठीक है। ऊपर अगर आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, आप कुछ भी एड्रेस बना दो, आप सम स्कूल नेम लिख दो, ऑब्वियसली आप हेड बॉय हो तो या हेड गर्ल हो तो आपको स्कूल से लिखना पड़ेगा। सो लेट्स से द स्कूल नेम इज ब्लूम्स इंटरनेशनल स्कूल, लिख दिया, एंड देन न्यू दिल्ली, काम खत्म, क्लियर है। आप सब्जेक्ट की बारी आई, तो सब्जेक्ट यहाँ पर किसके रिगार्डिंग है, तो आप सीधा सीधा कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यू कैन सिंपली राइट कंसर्न रिगार्डिंग। अब क्या इशू है ये आपको आगे मेंशन करना है, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, 4-5 वर्ड्स और लिखकर इसे खत्म करोगे, ठीक है। सो कंसर्न रिगार्डिंग एक्सेसिव टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ऐसा करके आप लिख दो बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको और शॉर्ट कर सकते हो तो आप करो, एंड और भी अगर कोई ऑप्शंस एरियाज है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, यू कैन सिंपली राइट इट, ओके। यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल आंसर है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा भर दिया है। सो आप इस तरह से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ये हो गया भाई आपका, दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर एक लाइन छोड़ी हुई है, फिर आपने डेट डाला, फिर लाइन छोड़ी है, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, आपने लाइन छोड़ी यहाँ पर, आप रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप एजुकेशन सेक्रेटरी से डिमांड कर रहे हो कि भाई, डिमांड नहीं बोलेंगे वैसे, डिमांड इज नॉट अ गुड वर्ड, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप प्लीज डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाइए। एंड यू कैन सी जो मेजर कीवर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये हमें करना चाहिए, मतलब दिस इज अ गुड थिंग टू डू। एंड देन सर या मैडम आपको जो लिखना है, ओके। एंड उसके बाद हम अपना कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, जिसमें आप पहले पैराग्राफ में सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे कि आपका ध्यान जो है हम अपनी इस पर्टिकुलर बात की तरफ, अरे 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 कुछ हो गया था, ओके। तो हम जो है सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि हम बेसिकली लेटर क्यों लिख रहे हैं। सो आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन से आप शुरू कर सकते हो, नहीं लिखना है तो आप सिंपली लिख दो, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एड्रेस द इशू ऑफ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये लेटर टू एडिटर नहीं है, सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर जैसी कोई चीज नहीं आएगी। आपने प्रॉब्लम एड्रेस कर ली, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम के कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे कि भाई उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर। थोड़ा सा इलाबोरेट करने के बाद आपको सजेशंस लिखने होंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सजेशंस वर देयर ऑलरेडी इन द क्वेश्चन,
उसके बाद आप इसको एक क्लोजर दोगे बाय राइटिंग दैट, और ये सबके लिए कॉमन हो सकता है, I hope that the concerned authorities will take necessary action on this important issue. कि जो भी concerned authorities है वो necessary action लेंगे इस issue पर. मैं मानती हूँ कि आप यहाँ पर हम ऐसे किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये कंसर्न, ये इशू तो बहुत बड़ा है. तो आप इस लाइन को ऑलमोस्ट अपने सारे लेटर्स में फिट कर सकते हो. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो. आई होप दैट दी एजुकेशन डिपार्टमेंट विल इम्प्लीमेंट द सजेस्टेड आइडियाज, ऐसे भी हो सकता है. तो आपको एक अच्छे नोट पर, एक पोलाइट नोट पर अपने लेटर को एंड करना है, एंड देन यू विल राइट योर सिंसियरली अर्जुन शर्मा. इफ यूर अ बॉय, गर्ल हो तो भाई अरुणा, एंड हेड बॉय और हेड गर्ल जो भी डेजिग्नेशन है उससे आप अपने लेटर को एंड कर दोगे. दिस इज इट. ये हो गए 5 नंबर तुम्हारे हाथ में. आप अगर यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट्स में पूछोगे. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाउ डज द ऑथर हाईलाइट मिजबल्स यूनिक पर्सनालिटी इन मिजबल द ऑथर. आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि कैसे ऑथर ने मिजबल की यूनिक पर्सनालिटी को हाईलाइट किया है इन द चैप्टर, और आपको कोई भी 2 अनयूजुअल बिहेवियरल ट्रेट्स बताने हैं मिजबल के, जिससे कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट पेट बनता है. तो अगर आपने मिजबल द ऑथर चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज में से कोई भी 2 एक्टिविटीज लिखनी है जिससे आप उसको इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग दोनों बोल सकते हो. तो आउट ऑफ ऑल यू कैन इजिली सिलेक्ट 2, राइट. सो कैसे लिखोगे? इन मिजबल द ऑथर मिजबल्स यूनिक ट्रेट्स मेक हिम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट. जैसा मैंने आपको कहा, एक इंट्रो दे दोगे जल्दी से, शॉर्ट इंट्रो, एक सिंगल लाइन का इंट्रो. ही हैड अ डीप लव फॉर मूवमेंट इन वाटर. ये तो हमको पता है अच्छे से कि उसको स्प्लैश करना कितना पसंद था पानी. Often overturning bowls or splashing until the water overflowed. Stagnant water उसको नहीं जमता था, right? His curiosity was equally remarkable. उसकी curiosity का level भी remarkable था. As he explored every corner and even learned to turn on taps. नल चलाना सीख गया है ना, टैप कैसे खोलना है वो सब सीख गया. And another delightful trait, amusing trait, क्या था? His juggling skill. वो मार्बल्स को जगल कर लेता था अपनी बेली पर while lying on his back. तो ये क्या दिखाता है? उसका प्लेफुल नेचर एंड उसकी इंटेलिजेंस. सो यू कैन चूज एनी 2 अबाउट मिजबल, राइट. एंड ऑफ कोर्स इस चैप्टर में मैक्सवेल का कैरेक्टर ट्रेट आपको आना चाहिए कि हाउ ही इज अ लविंग पेट ओनर अनलाइक मिसेस पम्फ्रे फ्रॉम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. How can Matilda's experience teach people today the importance of being content with what they have and avoiding the pressure of materialistic lifestyle? So, content का मतलब सबसे पहले समझ जाओ. Content होता है बेटा satisfaction and you're happy, right? So, मटिल्डा की जो ये स्टोरी थी, द नेकलेस, इससे कैसे हम सभी लोगों को एक लेसन मिलता है कि देखो, आज की डेट में अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, हम को लग रहा है कि दूसरे की लाइफ हमेशा बेटर है, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हम भी शायद ऐसी ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जैसे मटिल्डा फंस गई, राइट. तो ये काफी रियल लाइफ बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. तो आपको अपने हर चैप्टर को ना रियलिटी से कनेक्ट करके भी समझना है कि कैसे ये हमारे आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड से कनेक्टेड है. सो how can Matilda's experience teach people today the importance of being content with what they have and avoiding the pressure of materialistic lifestyle? कि ये materialistic पैसों वाली lifestyle जो आज है कल शायद ना हो, उसको लेकर जो हम लोग हमेशा डिससैटिस्फाई रहते हैं अपनी लाइफ से, वो हमें नहीं करना है. ये हमें मटिल्डा की स्टोरी से कैसे पता चलता है? तो ये यहाँ पर तो हम प्लॉट और आइडिया दोनों को मिक्स करके प्रेजेंट कर सकते हैं. मटिल्डा की स्टोरी से तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमें मिलता है. Now Matilda's experience in the necklace teaches a timeless lesson. मतलब ये आज के बच्चे को भी सिखा सकते हो, आज से 50 साल पीछे के बच्चे को भी सिखा सकते हो, आने वाले 50 साल बाद वाले बच्चे को भी सिखा सकते हो. टाइमलेस लेसन है ऑफ कंटेंटमेंट की भाई कितनी जरूरत होती है लाइफ में सेटिस्फैक्शन की, कि भाई आपको संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है. नाउ हर डिजायर टू अपीयर रिच. नाउ शी वांटेड टू लुक रिच. वो दिखना चाहती थी अमीर और ग्लैमरस, की सबसे सुंदर, सबसे अमेजिंग. मैं देखो लेड हर टू बोरो अ नेकलेस, जिसकी वजह से इस कहानी का मेन प्लॉट शुरू होता है और वो एक नेकलेस बोरो करती है जो बाद में वो खो देती है, राइट. जिसकी वजह से सालों का हार्डशिप, मेहनत, स्ट्रगल और रिग्रेट दोनों आता है. इन टूडेज वर्ल्ड, अब सिर्फ आपने चैप्टर के हिसाब से तो बता दिया, बट हमें तो लेसन अपने रियल वर्ल्ड एंड करंट सिनेरियो को लेकर देना है ना. सो उसको भी कनेक्ट करना जरूरी है. सो इन टुडेज वर्ल्ड जहां पर मटीरियलिज्म ऑफन डिफाइंस हैप्पीनेस, कि कौन
कितने बड़े रेस्टोरेंट में खा रहा है, कौन कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, किसके पास कितना बड़ा कितना महंगा फोन है, वो हमारी हैप्पीनेस को डिफाइन करता है। तो वहां पर ये स्टोरी रिमाइंड हमें कराती है दैट ट्रू सेटिस्फैक्शन लाइज इन अप्रिशिएटिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस इसी में है, अगर हम एक्सेप्ट कर जाएं कि जो हमारे पास है उसमें हमें खुश कैसे रहना है, रादर देन चेजिंग फॉल्स अपीयरेंसेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड नॉट ड्रीम फॉर बेटर, ऑफ कोर्स यू शुड, लेकिन आपको फॉल्स अप्रिसिएशंस के पीछे नहीं भागना है, या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं सोचना है कि कैसे हम दिखे अमीर, कैसे हमारा स्टेटस ज्यादा हाई फाई दिखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर क्या किया आपने, स्टोरी के प्लॉट प्लस उसको रिलेटेबल बनाया, रिलेट इट टू द करंट सिनारियो। यही आपके इस क्वेश्चन की डिमांड थी। अब अगर आप उसको सिर्फ समरी लिखकर छोड़ दोगे तो भी मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू ग्रिफिन्स ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हिज इनविजिबिलिटी इन्फ्लुएंस हिज बिहेवियर एंड रिवील हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोल रहे हैं देखो, नो डाउट कि ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट, ही वॉज अ ब्रिलियंट वन, बट लॉलेस तो था। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें ये समझ आता है कि जितनी देर भी ग्रिफिन के मोमेंट्स हमें देखने मिले उसकी इनविजिबिलिटी वाले, इट इन्फ्लुएंसेस हिज बिहेवियर एंड रिवील हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट। वो ये सब क्यों कर रहा था, व्हाई वाज ही क्रिएटिंग सच अ हैवॉक टू द सोसाइटी? क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा है? देखो क्वेश्चन देखो आ गया कि ये उसकी जो भी एक्शंस थे ये उसके लोनलीनेस और शायद फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट हो सकता है ना। अब हमें इस पर बात करनी है। तो मैम इस क्वेश्चन से हम क्या सीखें, हमें क्या समझ में आएगा? हमें ये समझ में आएगा कि कैरेक्टर आपके पास जैसा भी है, जैसे हम द थीफ स्टोरी में हरी सिंह की सिचुएशन देखी थी, हरी सिंह वाज अ थीफ, ही शुड बी पनिश्ड बिकॉज ही यूज्ड टू रॉब सो मेनी पीपल, राइट? लेकिन हमने देखा उसको हर एंगल से, वी जज्ड हिम, वी हैव टू बी अनबायस्ड बिकॉज वी आर रीडिंग लिटरेचर, तो हमें उस कैरेक्टर को हर एंगल से रीड करना होगा। सेम केस ग्रिफिन के साथ है। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस साइंटिस्ट, हम समझते हैं उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन जितना उसको कंफर्ट का मोमेंट मिल रहा था, जैसे कि वो इन में रह रहा था, अपनी इनविजिबिलिटी का यूज करके उसने अपने आप को ऐसा कवर किया और मिसेस हॉल को कुछ कुछ बोलकर वो वहां समहाउ रहने लगा। लेकिन जिस तरह से वो खुद को ड्रेसअप कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि ही वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ अगेन। आई मीन भले ही ये चैप्टर में एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे से एक्सपीरियंसेस उसको कई बार ऐसा सोचने पर मजबूर करते होंगे कि काश मैं नॉर्मल लाइफ ही जी पाता। और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था तो उससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस बढ़ रही थी। एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पीस, अपनी लाइफ में पीस एंड कामनेस ढूंढने की जगह वो और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, और भी ज्यादा तबाही मचा रहा था। यूजिंग हिज इनविजिबिलिटी फॉर सेल्फिश एक्ट्स, शोइंग हिज कंप्लीट मॉरल एंड इमोशनल डाउनफॉल। और यही एक्शन उसका कंप्लीट डाउनफॉल भी दिखा रहा है, कंप्लीट डाउनफॉल। ठीक है, तो आपको हर एंगल से अपने कैरेक्टर को जज करना है। आगे आते हैं पैरेलल क्वेश्चन पर, जो दो पोएम्स या दो चैप्टर्स को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जाएगा। So both Dust of Snow and Fire and Ice poems show how small moments or emotions can have great impact. दोनों poems भले ही दिखने में छोटी सी हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत एक बड़ा मैसेज हमें देते हैं कि इमोशंस जो हैं उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। छोटे छोटे मोमेंट्स लाइफ के बड़े ट्रिवियल लगते हैं, इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, बट उनका इम्पैक्ट बहुत हैवी हो जाता है। Now you have to discuss how the poets use nature and symbolism to explore change and human behavior. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों ही चैप्टर्स में जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, या कह लो कि जो हमें सिखाया गया है फायर एंड आइस में कि इमोशंस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए, तो उन पर आपको बात करनी है कि कैसे पोएट ने सक्सेसफुली ये दिखा दिया है। सो यू विल स्टार्ट विद एन इंट्रो, जैसा पहले बात हुई है। In both poems, Dust of Snow by Robert Frost and Fire and Ice by the same poet, nature and symbolism play a central role in expressing deep human emotions and changes. आपने क्वेश्चन से ही अपना इंट्रो बना लिया। अब एक एक करके बात करो, पहला डस्ट ऑफ स्नो, फिर फायर एंड आइस। सो इन डस्ट ऑफ स्नो, फ्रॉस्ट यूजेस अ सिंपल नेचुरल इमेज। बहुत ही सिंपल सी इमेज दिखाई है, क्या कि सडनली जो है स्नो फ्लेक्स जो है वो हेमलॉक ट्री से गिर जाती हैं एक पासर बाय पर, ठीक है।
एंड ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो भले ही ट्रिवियल लगे, बहुत ही मीनियल लगे, पेटी से लगे, लेकिन एक्चुअली में दे कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सन्स मूड और पर्सपेक्टिव, और यू कैन से आउटलुक। अब डस्ट ऑफ स्नो यहाँ पर क्या बन जाता है? अ मेटाफर फॉर होप एंड रिन्यूअल, एन एजेंट ऑफ चेंज, showing that life's minor moments can bring unexpected joy and positivity। कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि लाइफ में कुछ बड़ा होगा तब हमारी लाइफ चेंज होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। छोटे छोटे मोमेंट्स ही आपको हेल्प करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं अगर हम फायर एंड आइस को देखें तो उसमें फायर एंड आइस जैसे नेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया गया है पावरफुल सिंबल्स दिखाने के लिए। किसके? आई मीन फायर इज नॉट फायर हियर इन द पोएम। Fire represents, fire is symbolic of greed, anger, endless desires, right? और ice is symbolic of hatred, indifference. So Frost क्या करते हैं? दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों ही इमोशंस अगर कंट्रोल में नहीं हुए तो डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। So through these poems, Frost highlights that human behavior, like nature, is shaped by powerful yet subtle forces. Subtle मतलब very clear, ठीक है? बोथ पोएम्स, दो सिंपल इन इमेजरी, देख के लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज बड़ी सिंपल है, लेकिन बहुत ही डीप इनसाइट देती हैं इमोशंस के बारे में, चेंज के बारे में, और कितनी बैलेंस की नीड होती है लाइफ में उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किए बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ और सिर्फ पोएम की थीम पर ही काम बन गया। क्लियर? चलो, ओ कुछ अलग सा क्वेश्चन आया है, लेट अस सी। Rohan, a class 10 student, has been selected to represent his school in an upcoming inter-school science exhibition. He needs to choose a teammate who can complement his logical thinking and technical knowledge. अब रोहन जो कि क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसको सेलेक्ट किया गया है टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन अपकमिंग इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। साइंस एग्जीबिशन में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही नीड्स टू चूज अ टीममेट, उसे एक टीममेट चूज करना है हु कैन कॉम्प्लीमेंट हिज लॉजिकल थिंकिंग, जो उसके लॉजिकल थिंकिंग एंड टेक्निकल नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट कर सके, एक बैलेंस बना सके। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर, 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए उसने, कृति, आदित्य एंड माया। अब आपको उनकी प्रोफाइल पढ़नी है और आपको बताना है कि रोहन के लिए सूटेबल पार्टनर कौन है। अब आप सोचो कि मैम ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये किसी चैप्टर का नहीं है, ये है एनालिटिकल पैराग्राफ, है ना? तो कोई बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन बार ग्राफ जो बनाते हो, लाइन बार ग्राफ नहीं सॉरी, जो लाइन ग्राफ बनाते हो उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप लोगों ने किए होंगे, लेकिन इस साल के सैम्पल पेपर में ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखने मिला है, तो हम एक ऐसा अटेम्प्ट यहाँ आज के इस सेशन में भी कर लेते हैं। सो कृति के बारे में देखो क्या पता चला है कि कृति इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्किल्ड एट प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट्स। वो रिसर्च रिपोर्ट्स बनाने में बहुत बढ़िया है, पंक्चुअल है, फोकस्ड है और स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करती है, लेकिन कभी कभार क्रिएटिविटी में थोड़ा पीछे रह जाती है। तो ये फ्लॉ और जो भी अच्छी क्वालिटीज है वो सब यहाँ पर बताई गई है। आदित्य इज इनोवेटिव, वो इनोवेटिव है, क्विक टू कम अप विद प्रैक्टिकल सोल्यूशन, सोल्यूशन जल्दी जल्दी दे देता है, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है उसे, लेकिन कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आदित्य के बारे में हमें बताया है। माया के बारे में एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स है, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव भी है, इजीली अडेप्ट कर जाती है अपने पार्टनर के आइडियाज के साथ, लेकिन कई बार अपने ही डिसीजंस पर डाउट करती है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज एंड डिसाइड कि कौन रोहन का बेस्ट पार्टनर होगा। आपको अपने चॉइस को जस्टिफाई करना है एक लॉजिकल रीजन देने के साथ साथ, आपको टीम वर्क पर बात करनी है, प्रोजेक्ट नीड्स पर बात करनी है, एंड कॉम्प्लीमेंटरी स्किल्स, जो भी आपको लग रहा है तीनों में से सबसे सूटेबल है फॉर रोहन, तो आपको वो चूज करके बताना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना आप किसी को भी चूज करो, आपको उसे डिफेंड करना आना चाहिए कि अगर हमने कृति को चूज किया है तो भाई कैसे और किन क्वालिटीज के बेसिस पर। तो इस एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्वालिटीज एंड फ्लॉज दोनों के बारे में आप बात कर सकते हो, लेकिन उसको अपने डिफेंस में यूज करना है कि हमने इस रीजन से इस पर्टिकुलर इंसान को चूज किया है। ठीक है, अब आप कोई भी चूज करो, लेकिन शुरुआत आपको कैसे करनी है इस तरह के एनालिटिकल पैराग्राफ की, इंट्रो। अब यहाँ पर तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, द टेबल इलस्ट्रेट्स दैट, नहीं, द डेटा इलस्ट्रेट्स एक बारी को फिर भी लिख सकते हो डेटा के बेसिस पर, बट यू कैन नॉट राइट द टेबल और द ग्राफ, राइट? इट्स नॉट अ ग्राफ, इट्स डेटा। सो हम कैसे शुरू करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? बेस्ड ऑन द प्रोफाइल्स ऑफ कृति, आदित्य एंड माया, Maya emerges as the best choice to be Rohan's partner for the inter-school science exhibition. Let's say हमने यहाँ पर माया को चूज किया है,
तो हमने इंट्रो में इस तरह से लिख दिया कि आउट ऑफ ऑल द थ्री माया टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट चॉइस। अब क्वालिटीज सब लिख लोगे तो मुझे पूरा भरोसा है, बट फिर भी मार्क्स कम आएंगे। रीजन, क्योंकि आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो डिमांड करता है आपसे ट्रांजिशन वर्ड्स। ठीक है, वो कहता है कि आप जब अपने सेंटेंसेस प्रेजेंट कर रहे हो तो देयर शुड बी अ फ्लो, आपके आंसर में फ्लो होना चाहिए। आप अगर पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करा रहे हो तो वो कनेक्ट होने चाहिए, अब्रप्ट आपके सेंटेंसेस नहीं लगने चाहिए। सो while all three candidates have valuable qualities, कि ऐसा नहीं है कि तीनों कैंडिडेट्स की क्वालिटीज अच्छी नहीं है, बट माया का जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का ब्लेंड है, उसके अडेप्टेबिलिटी का जो स्किल है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल है, ये कहीं ना कहीं रोहन के लॉजिकल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो फोकस ऑन दिस वर्ड while, इनकी नीड होती है। देन her cooperative nature ensures effective teamwork and smooth coordination during the project, क्योंकि वो अब पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाती है, तो ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं किसी भी ग्रुप प्रोजेक्ट में। आपने उस बात को हाईलाइट किया। अब आप सोचोगे मैम कितनी ही क्वालिटीज लिखी हुई है, तो एक और काम आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी मैच करनी है, तो यू कैन टॉक अबाउट कि व्हाई डिडंट यू चूज एनीवन एल्स, आपने बाकियों को क्यों नहीं चुना, तो फिर आप प्रेजेंट कर दोगे। देन विल स्टार्ट विद कृति, कि कृति दो डिसिप्लिन जरूर है, ऑर्गेनाइज्ड जरूर रहती है, लेकिन क्रिएटिविटी की कमी है, और यहाँ तो साइंस मॉडल में क्रिएटिविटी के बिना कुछ होगा नहीं, आपने लिख दिया। फिर आदित्य ऑन द अदर हैंड, सी वही दूसरी तरफ आदित्य की अगर हालत देखे तो क्या सिचुएशन है, सो यू हैव यूज्ड द वर्ड ऑन द अदर हैंड, ये हमारी नीड है, ये चेक करेगा आपका चेकर। नाउ आदित्य ऑन द अदर हैंड इज इमेजिनेटिव बट ऑफन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जो ऑब्वियसली टाइमली कंप्लीशन होने से रोकेगा। Maya's ability to communicate ideas clearly and relate well to her partner enhances both creativity and clarity. अब क्योंकि माया जो है वो इस तरह से नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, वो कम्युनिकेट अच्छे से कर लेगी, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन दोनों मिल जाएगी। हर कॉन्फिडेंस एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड मेक हर द आइडियल टीममेट फॉर रोहन, इन्हीं क्वालिटीज की वजह से वो रोहन की आइडियल टीममेट बनती है, इंश्योरिंग बोथ इनोवेशन एंड प्रिसीजन इन द फाइनल एग्जिबिट, फाइनल शो, जो फाइनल उनका प्रेजेंटेशन होगा उसमें ये स्किल्स ही काम आएंगी। दैट्स इट, ये है आपका एक डिफरेंट एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो इसमें से की टेक अवे क्या था, वो ये कि यू विल हैव टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स, बिना उसके काम नहीं चलेगा। मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं यूज कर पाएंगे हम इसमें, लेकिन आप कर सकते हो एटलीस्ट 2 to 3, दिखना चाहिए कि आपने अपने सेंटेंसेस के बीच में फ्लो रखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को अगर लग रहा है कि सिर्फ क्वालिटीज पर बात करेंगे तो वो कम पड़ रहा है, आप बाकियों को आपने क्यों रिजेक्ट किया है उस पर बात करो। क्लियर, और इसी तरह से आपका एक पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। नो नीड टू कीप इट इन अ बॉक्स, नो नीड टू गिव एनी टाइटल, ऐसी कोई नीड नहीं है until and unless it is asked। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, सो वी हैव एन एक्सट्रैक्ट, जल्दी से आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। पॉज करके पढ़ लेना, उसके बाद हम आप क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करना। What effect does the historian create by directly addressing the audience with questions like what was the book you ask? अब यहाँ पर हिस्टोरियन ने जब ये लाइन यहाँ पर यूज की है, जब ये क्वेश्चन रेज किया है, तो फिर क्या इफेक्ट क्रिएट किया है बाय डायरेक्टली एड्रेसिंग द ऑडियंस? क्या इफेक्ट क्रिएट किया है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड क्यूरियोसिटी, it distances the audience from the story, it makes the narration more interactive and engaging, it introduces a note of sarcasm and superiority। देखो थर्ड वाला तो is absolutely fine है ना, थर्ड वाला is absolutely fine। अब यहाँ पर it distances the audience from the story, सेकंड तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी नरेटर का मोटिव ये होगा कि आपको ऑडियंस को स्टोरी से ही दूर रखना है, तो फिर वो नरेटर किसी काम का नहीं है। तो जहां पर भी सेकेंड ऑप्शन है जस्ट क्विकली एलिमिनेटेड, सेकेंड एंड फोर्थ हमारा बी में है, तो बी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। इट इंट्रोड्यूसेस अ नोट ऑफ सरकाजम एंड सुपीरियोरिटी, ये एक सरकाजम और सुपीरियोरिटी का हमें सिंबल लग रहा है यहाँ पर। सो फोर्थ वाला ऑप्शन, डू यू थिंक इट शुड गो? नो, इट इज नॉट करेक्ट, कोई सुपीरियोरिटी एज सच नहीं दिखा रही है ना। एंड देन इट मेक्स द नरेशन मोर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग, थर्ड तो हो गया। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड क्यूरियोसिटी, ऑफ कोर्स ये क्या करता है, एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करती है कि भाई जब आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन में होते हो। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग ए मार्क करेंगे यहाँ पर।
इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिमांड किए जा रहे हैं। अब देखो किसी ने आपसे ये थोड़ी पूछा है कि इस बुक में क्या हो रहा है, कितना डिफरेंट एक पैटर्न है क्वेश्चन का। नेक्स्ट, हाउ डू द हिस्टोरियंस व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। ये जो लाइन है हिस्टोरियन की, ये कैसे कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करती है। दे रिवीर हर एज अ पेशेंट एंड काइंड टीचर। ये दिखा रहा है कि भाई हिस्टोरियन जो है वो बहुत ही पेशेंट और काइंड टीचर है। दे शो हर एज स्लाइटली सुपीरियर एंड अम्यूज्ड बाय अदर्स इग्नोरेंस। एक सुपीरियर पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं उसको। दे एक्सप्रेस हर डिसअपॉइंटमेंट अबाउट एजुकेशन इन द फ्यूचर। दे इंडिकेट हर फियर ऑफ द मार्जिन इन्वेजन। सो यहाँ पर जो हिस्टोरियन ने ये लाइंस बोली कि आजकल क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, तुम्हें नहीं पता मार्जिन इन्वेजन के बारे में। सो दिस एक्सप्रेसेस हर डिसअपॉइंटमेंट, ये उसका डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं कि भाई क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच थीम इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू दिस ओपनिंग सीन। ये जो ओपनिंग सीन है इससे कौन सी थीम इंट्रोड्यूस हो रही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड मेमोरी, द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड लिटरेचर, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड मार्जिन्स, द एडवांसमेंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू थिंक, क्या है यहाँ पर, कौन सी थीम इंट्रोड्यूस हो रही है इन दिस ओपनिंग सीन। इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड मेमोरी, हिस्ट्री और मेमोरी की इंपॉर्टेंस। नहीं यार, इस क्वेश्चन को होमवर्क देना था मुझे, शिट शिट शिट। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन अगला क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए एक होमवर्क, क्योंकि पीछे हम एक एक्सट्रैक्ट कर कर आए हैं और अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग चुका है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। सो दिस वन इज होमवर्क फॉर यू। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दोगे और जो सही कमेंट होगा उनको पता चल जाएगा कि दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब ये काम आपका करने का, आप पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर करो। चलो नेक्स्ट, What does the stage direction spotlight on historian goes out symbolize? अब आपने देखा कि this is a play, the book that saved the earth is a play। तो इसमें बीच बीच में आपको कुछ props का यूज भी दिखेगा, डायरेक्शंस भी दिखेंगी कि जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से हट गई है, वो किसी और कैरेक्टर पर आ गई है। तो ये जो स्टेज डायरेक्शंस है ये क्या सिंबलाइज कर रही है। द एंड ऑफ द हिस्टोरियंस लाइफ, हिस्टोरियन की लाइफ खत्म। The audience's loss of interest, की ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लॉस आ चुका है उनके इंटरेस्ट में। A transition in time and setting of the play, a change in the historian's emotions, of course not। इमोशन से क्या लेना देना है। अब यहाँ पर प्ले में अगर हमें दिखाना है कि अब हम एक पास्ट एरा की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको टाइम ट्रैवल तो नहीं करा सकते ना एज एन ऑडियंस, राइट। तो क्या किया जाता है, स्पॉटलाइट बंद कर देते हैं उसे कैरेक्टर से जिसके बारे में बात हो रही है, और फिर जिस एरा की बात करनी है उसके कैरेक्टर के ऊपर आप स्पॉटलाइट शो करते हो। सो दिस पर्टिकुलर लाइन शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन, अ चेंज इन टाइम एंड सेटिंग। सो अगेन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो अब ये सारी चीजों पर आपका ध्यान जाना चाहिए रादर देन सिंपली गोइंग थ्रू द समरी ऑफ एनी चैप्टर और एनी टॉपिक। और आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज ग्रामर अगेन। आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ लाइफ स्किल्स बुक। ओके, The road to success is not the bed of roses। अब यहाँ पर आपको एरर और करेक्शन करना है। तो सबसे पहले तो भाई मेक अ बॉक्स लाइक दिस, अच्छी सुंदर राइटिंग में। आई नो मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार आ रही है बट आप कर सकते हो, ठीक है। आप एरर ढूंढो सबसे पहले। The road to success is not the bed of roses। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक लाइफ स्किल बुक का सेंटेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जनरली सबके लिए यूज हो रहा है। ये एक कोट है, ये एक सजेशन है लोगों को कि भाई सक्सेस का जो रास्ता है ना वो इजी नहीं होता है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सो यहाँ पर ये द किसी स्पेसिफिक बेड की बात नहीं हो रही है। सो द इज इनकरेक्ट हियर एंड अ इज करेक्शन, राइट। अ हम यूज करते हैं बहुत ही जनरल सेंस में, और द अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the poet's description of the fog moving on convey a deeper message about the passing nature of time and life? अब पोएट का जो डिस्क्रिप्शन था, फॉग पोएम अगर आपने ध्यान से पढ़ी, वो बहुत छोटी सी पोएम है। इट टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ मूविंग ऑन। तो ये छोटी सी पोएम कितना डीप मैसेज कन्वे करती है थ्रू दिस आइडिया ऑफ फॉग मूविंग ऑन, राइट, अबाउट द पासिंग नेचर ऑफ टाइम एंड लाइफ। अब ये पोएम से फॉग जो है, इससे फॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, या किसी कैट को नहीं यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर पोएम टेल्स अस दैट जस्ट लाइक the arrival and departure of fog which is so smooth and इतना abrupt होता है, तुरंत आता तुरंत जाता है, पता ही नहीं चलता। लाइफ भी ऐसी है, प्रॉब्लम्स दे आर फ्लीटिंग इन नेचर, है तो जाएंगी भी, है ना। और हर चीज एकदम ऐसा फिक्स नहीं रहता है।
राइट? सो you'll have to talk about it. So in Carl Sandburg's poem, अब जब आप ऑथर का नाम या पोएट का नाम यूज करते हो ना, तो एक तरह से आपके चेकर को लगता है कि अच्छा वाओ, एटलीस्ट इसको याद तो है कि ये पोएम किसने लिखी है। तो एक शो ऑफ जैसा होता है यहाँ पर, तो ये आपको करना चाहिए। ये वाला शो ऑफ की नीड है ना, मटिल्डा वाले शो ऑफ की नीड नहीं है। सो इन कार्ल सैंडबर्ग्स पोएम फॉग, द फ्रेज एंड देन मूव्स ऑन हाईलाइट्स द फॉग्स क्वाइट टेम्पररी प्रेजेंस। ये जो मूविंग ऑन वाली बात है ना, ये क्या दिखा रहा है कि फॉग जो है वो एकदम क्वाइट है, टेम्पररी प्रेजेंस है उसका। ऐसा तो नहीं कि फॉग हमेशा ही रहता है, सर्दियों की बात अलग है, बट उसमें भी देखो आता जाता रहता है फॉग, है ना। इट सिंबलाइजेस, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि लाइफ में मोमेंट्स कैसे होते हैं, जॉयफुल भी होते हैं, चैलेंजिंग भी होते हैं, कम एंड गो नेचुरली। अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी है, बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। जस्ट लाइक द फॉग डजंट स्टे फॉरएवर, बिल्कुल वैसे जैसे फॉग हमेशा के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है, लाइफ की सिचुएशंस भी ऐसी फ्लीटिंग है, मूविंग है तो चली भी जाएंगी। The line reminds readers to accept change gracefully. तो ये जो लाइन है वो रीडर्स को क्या समझाती है, क्या रिमाइंड कराती है कि देखो जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, एंड व्यू लाइफ्स इम्पर्मानेंस एज ए नेचुरल रिदम ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये मत सोच के बैठो कि लाइफ हमेशा परमानेंट ऐसी ही रहने वाली है। इम्पर्मानेंस ऑफ लाइफ इज अनअवॉइडेबल। ये बात मुझे लगता है क्लास 10th में ऑलमोस्ट हर चैप्टर सिखा रहा है। कौन सा चैप्टर सिखा रहा है जरा मुझे बताओ। बहुत पॉइंट सिखा रही है, समर एड बनारस हमें यही एक आइडिया सिखाता है, और अगर कोई दिमाग में आ रही है तो वो भी कमेंट्स में बता दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, comment critically on the role of the post office and its employees in shaping the central message of faith and humanity in a letter to God. Come on, this is a very easy question. आपसे बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस और उसके एम्प्लॉयज का क्या रोल था। मतलब एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं पूछा कि व्हाट इज द रोल, बट यू हैव टू कमेंट। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर शेयर करने हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सेंट्रल मैसेज था ऑफ फेथ एंड ह्यूमैनिटी, उसको डेवलप करने में पोस्ट ऑफिस और उसके एम्प्लॉयज का क्या रोल था। सो अगेन अ लॉन्ग आंसर टाइप, तो आपने चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम यहाँ पर फिर शो ऑफ कर दिया। इन अ लेटर टू गॉड, G.L. Fuentes uses the, मैं यूज बोलने वाली थी, uses हो गया, uses the post office and its employees to highlight the themes of faith, kindness and human compassion. आपने इंट्रो दे दिया। अब यहाँ देखो, ये इंट्रो जो है क्वेश्चन से नहीं उठाया था, हमने क्या किया, जो चैप्टर की थीम है ना उससे अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। When Lencho, a poor farmer, writes a letter to God asking for financial help after a devastating hailstorm, disastrous hailstorm, तबाही वाला hailstorm, postmaster and his colleagues are initially amused. शुरू में तो वो हंसते हैं उसकी innocence पर, उसके naive nature पर, naivety पर। स्पेलिंग आती है तो जरा लिखकर दिखाओ naivety की, मैं भी देखूं जरा। Okay. Then However, they are soon moved, लेकिन थोड़ी देर में वो बदल जाते हैं। वो सोचते हैं कितना इसको फेथ है, unshakable, unwavering faith है, and they decided to help. अब वो क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं आपस में और लेंचो को भेज भी देते हैं, and they sign the letter as God. ये जेस्चर उनका जो है ना, एक तरह से पोस्ट ऑफिस को पोस्ट ऑफिस तक नहीं रख कर देता है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ना बड़ा सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी बन जाता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि दे आर इनडिफरेंट, राइट। उनका नेचर बहुत ही ऐसा होता है कोल्ड सा, दे डोंट केयर कि किसके लेटर में क्या, ऑब्वियसली दे डोंट रीड इट, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि हम लोगों के मन में एक थॉट रहता है कि ये लोग क्या ही करते हैं, है ना। ये अक्सर हम लोग सोचते हैं इंसानों के रेफरेंस में। लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने अपने इस एक चैरिटेबल एक्ट से ये प्रूव कर दिया कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इट इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी। तो इनिशियली लेंचो मिसजजेस देयर काइंड ऑफ देयर एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली नहीं है, वो आयरॉनिकली है। अब लेकिन उनके इस एक्ट को मिसजज कर लेता है लेंचो, जो कि आयरॉनिकल सिचुएशन है। मतलब वो करना तो अच्छा चाहते थे, बट बदले में लेंचो ने उन्हें गलत समझ लिया, एंड ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूज। यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इस स्टोरी के डेप्थ को ऐड करती है। वरना तो क्या था, अगर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प कर देते तो शायद हम वो डीप मैसेज नहीं समझ पाते जो ये चैप्टर कन्वे करना चाहता था कि देखो फेथ कैन बी बोथ प्योर एंड ब्लाइंड, कि फेथ दोनों तरह का होता है, प्योर भी हो सकता है और एक ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है। सो पोस्ट ऑफिस इसीलिए एक ब्रिज बन जाता है बिटवीन डिवाइन बिलीफ। अब पोस्ट ऑफिस के पीछे हम क्यों पड़ गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वही हुई हैं, राइट। सो दिस प्लेस बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन डिवाइन बिलीफ एंड ह्यूमन गुडनेस। यही वो जगह है जहां पर हम लेंचो का वो ब्लाइंड फेथ देखते हैं,
उसका वो अनवेवरिंग फेथ भी देखते हैं जो गॉड पर है, राइट? सो इट बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन डिवाइन बिलीफ एंड ह्यूमन गुडनेस। अब इंसान को जो है ना, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। डिवाइन बिलीफ इज आपका किसी सुपीरियर पावर पर भरोसा है, और एक तरफ ह्यूमन गुडनेस है। तो अगर आपको एक हैप्पी लाइफ जीनी है ना, एज अ ह्यूमन हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? हमें दोनों पर भरोसा अपना बैलेंस्ड रखना चाहिए। प्रूविंग दैट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑन अर्थ, क्योंकि ह्यूमन गुडनेस में ही तो ये डिविनिटी भरी हुई है। क्लियर? ये ग्लेन जो एक गलत काम कर देता है, एंड इसी के ऊपर तो पूरा प्लॉट रिवॉल्व करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete the given sentence about the reaction of some friends by selecting the correct option. The group of friends dash excited at the prospect of their upcoming adventure. Are आएगा, has आएगा, is आएगा, were आएगा। जरा जल्दी से बता दो। The group of friends है ना? So अगर subject verb agreement आता है, थोड़ा भी tenses थोड़ा भी आता है, तो वो काम कर जाएगा। अब आप लोग friends देखते हो, आप ये word देखा आपने friends, आपने बोला अरे यहाँ पर are आ जाएगा क्योंकि friends है। बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ हम फ्रेंड्स पर फोकस नहीं डाल रहे हैं, हमारी बात हो रही है ग्रुप की। वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो एक्साइटेड है, तो वी कैन नॉट पुट एनीथिंग व्हिच शोज प्लूरलिटी, राइट? प्लूरल थॉट देने वाला वर्ड हमें नहीं डालना है। सो आंसर इज सी, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete the given school announcement by selecting the correct option to fill in the blank. Good news, everyone. Our school's robotics team has successfully dashed a place in the semi-finals. Securing, secured, will secure, had secured. अब यहाँ पर अगेन मैंने कहा ना, टेंसेस आता है तो ये काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप स्ट्रक्चर से पहचान जाओगे। आपको दिख रहा है कि ये हैज यूज हुआ है, हैज के बाद कोई भी और मेन वर्ब है ही नहीं, और ये हैज जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज हुई है। और आपको अच्छे से पता है हैज के साथ जो वर्ब लगती है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? और क्योंकि आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम ही सब्जेक्ट है और यही डूअर भी है, तो ये एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, इट्स नॉट इन पैसिव, राइट? इसीलिए ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये रहा, सो सिक्योर्ड। अब टेंसेस में भी आई वुड रिक्वेस्ट टू फोकस ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ये कुछ टेंसेस हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? एंड देन देयर वाज वन मोर व्हिच इज फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है? ये आपको टेंसेस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इनके अराउंड रिवॉल्व कर जाते हैं। चल, both the texts for Anne Gregory and the sermon at Banaras grapple with the idea that external attributes are fleeting and subject to decay. अभी मैं बात ही कर रही थी कि ये लाइफ की इनएविटेबिलिटी, डेथ की इनएविटेबिलिटी के बारे में और भी बहुत सारे चैप्टर्स बात करते हैं। तो लो, फॉर एंड ग्रेगरी भी तो इसी के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है कि भाई फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल ब्यूटी, है ना? एंड इट शुड बी द फैक्टर जो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। सो बोथ द टेक्स्ट्स, दोनों यहाँ पर है, ग्रैपल विद द आइडिया, ये दोनों ही टेक्स्ट में बात हो रही है कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं क्वालिटीज, तो एक्सटर्नल क्वालिटीज आर फ्लीटिंग। जो आपको दिखता है कि जो बाहरी ब्यूटी है ये आज है कल नहीं है, ठीक है? रिंकल्स आ जाते हैं फेस पर, एंड वो तो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का। जो चीज अभी आपको बहुत ही ब्राइट एंड एनर्जेटिक लग रही है, एक टाइम बाद वही आपको डल लगने लगेगी। एंड सब्जेक्ट टू डीके, एंड ऑफ कोर्स जो भी लाइफ में है इन्वॉल्व उसकी डेथ इज अनअवॉइडेबल। सो नाउ यू हैव टू एग्जामिन द सिमिलैरिटीज, और दोनों टेक्स्ट इस पर बात करते हैं। अब आपको इन थीम्स को लेकर दोनों टेक्स्ट के रेफरेंस में आंसर करना है। सो ऑफ कोर्स सबसे पहले यू विल डेवलप एन इंट्रोडक्शन। सो बोथ फॉर एन ग्रेगरी एंड द सर्मन एट बनारस एक्सप्लोर द थीम ऑफ इम्पर्मनेंस। दोनों ही पोएम्स, दोनों ही चैप्टर एंड पोएम्स एक्सप्लोर करते हैं इम्पर्मनेंस के थॉट को, अर्जिंग रीडर्स, रिक्वेस्टिंग रीडर्स टू लिव बियॉन्ड एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, कि भाई आप सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे मत ध्यान दो, उसके बियॉन्ड देखो, एंड फोकस ऑन इनर और स्पिरिचुअल ट्रूथ। अब एक एक करके दोनों की बात करोगे। इन फॉर एन ग्रेगरी, ये टाइपिंग की वजह से इटैलिक्स में हो गया, आपको सिंपल ही लिखना है।
In for Anne Gregory, W.B. Yeats contrasts outward beauty with inner virtue. अगर याद हो आपको, फॉर एन ग्रेगरी में यीट्स ने भी तो यही किया है, वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि देखो आउटवर्ड ब्यूटी और इनर वर्च्यू में बहुत डिफरेंस है, गुडनेस में फर्क है। बाहर से दिखने में इंसान बहुत सुंदर है, पर दुनिया भर की क्रूअल एक्ट्स कर रहा है, तो फिर किस बात कैसे आप उसको ब्यूटीफुल बोल सकते हो? द स्पीकर रियलाइजेस दैट एज गोल्डन हेयर अ सिंबल ऑफ फिजिकल चार्म कैन नॉट गारंटी ट्रू लव। यही तो हमने देखा पोएम में कि एन के जो येलो हेयर थे वो सिर्फ एक आउटवर्ड ब्यूटी है, वो ट्रू लव अश्योरेंस नहीं कर सकते या ट्रू लव की श्योरिटी नहीं दे सकते, एज इट फेड्स विद टाइम। रियल अफेक्शन, रियल लव मस्ट कम फ्रॉम वैल्यूइंग वंस कैरेक्टर। रियल लव कैसे पता चलता है? जब आप किसी के कैरेक्टर को वैल्यू करते हो, उसकी सोल को वैल्यू करते हो रादर देन अपीयरेंस। वही सेम चीज हमने द समर एट बनारस में देखी। द बुद्धा टीचर्स दैट लाइफ इटसेल्फ इज ट्रांजिएंट, कि लाइफ खुद टेम्पररी है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? टेम्पररी। ठीक है, अगर ट्रांजिएंट वर्ड नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट टेम्पररी। ईसा गौतमी के ग्रीफ की वजह से हमने ये सीखा, उसकी सैडनेस की वजह से हमने सीखा, उसके लेमेंटेशन की वजह से हमने सीखा, राइट? उसके डेड चाइल्ड के सिचुएशन की वजह से शी वाज सो मच इन ग्रीफ दैट शी वांटेड हर चाइल्ड टू बी बैक, राइट? लाइफ जिंदा हो जाए। ही एक्सप्लेन्स दैट डेथ इज अ नेचुरल यूनिवर्सल प्रोसेस। और यहाँ से गौतम बुद्धा जो है उस एक इंसिडेंट से, अपने उस सर्मन से सिखाते हैं कि देखो यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो किसी को नहीं छोड़ता, रिच हो पुअर हो, डेथ इज इनएविटेबल। हिज लेसन एनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टालिटी। और ये चैप्टर हमें कहता है कि देखो भाई, मोर्टालिटी को एक्सेप्ट करो, जो आया है दुनिया में वो जाएगा ही जाएगा। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स। ओ वाओ, इट राइम्ड। सो डिटैचमेंट इज यू हैव टू स्टे अलूफ। आपको ये वर्ल्डली अटैचमेंट से ना इतना नहीं कनेक्टेड होना है कि मोह माया है ये सब कुछ अल्टीमेटली, राइट? सो स्टे डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ये उनका मोटो है। सो बोथ वर्क्स, चाहे डिफरेंट फॉर्म में हो, एक पोएम है, एक चैप्टर है, लेकिन एक डीप मैसेज कन्वे करते हैं कि एक्सटर्नल चीजें जैसे कि ब्यूटी हो गई, लाइफ हो गई, ये सब टेम्पररी है। विजडम एंड पीस, ये लोगों के इस बात से समझ आता है कि भाई उन्होंने अपनी इस इम्पॉर्टेंस को समझ लिया है, वो समझ चुके हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं इस अर्थ पर रहने वाले हैं, राइट? तो हमें हर चीजों से अटैच होने की इतनी जरूरत नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट। बॉल पोएम भी तो यही कह रहा था ना, फॉग क्या कह रही है? यही कह रही है, every chapter directly or indirectly conveys the idea of moving on in life, right? चल next देखो, justify the opinion that Ebright's early successes were essential for his later achievements in science. The making of a scientist chapter बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन इस चैप्टर से ट्रस्ट मी ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता नहीं है। आपको एक चीज जो 100% करके जानी है वो ये कि एब्राइट इतना सक्सेसफुल कैसे बना, क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल बना। देन वन मोर थिंग, यू विल have to remember about role of mother, ठीक है? The book Travel of Monarch X, right? डॉक्टर ओरकट हो गए, डॉक्टर ओरकट, डॉक्टर वायरर, आप ये याद रखो बस, ठीक है? और उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सो एब्राइट के जो अर्ली सक्सेस था उसी ने उनको हेल्प किया। I mean, शुरू में जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जीतने लगे थे, इन सब चीजों ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। इनफैक्ट सिर्फ जीतना नहीं, उनकी हार ने भी उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। काउंटी फेयर में, काउंटी लेवल पर जब वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ही merely showed something, right? He did an experiment actually. हार गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि डिसअपॉइंटेड होकर बैठ गए। He tried again, है ना? उन्होंने ट्राई किया। सो हर जीत ने उन्हें उनके टैलेंट को वैलिडेशन ही नहीं दी, बट एक पैशन और डेवलप किया, फ्यूल किया। सो दीज अचीवमेंट्स गेव हिम कॉन्फिडेंस, और इसी से उन्हें मिला कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, राइट? और इसीलिए उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होता गया, और नई नई अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली मिलती गई। अल्टीमेटली वो इतने बड़े सक्सेसफुल एंड डेडिकेटेड साइंटिस्ट बन गए। सो आपको ना उस जर्नी से जो भी क्वालिटी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो रिचर्ड एब्राइट की, वो याद रखनी है। एंड लर्न दीज वर्ड्स, डेडिकेशन, कंपैशन, परसिस्टेंस, ये सारे वर्ड्स आप याद रखो। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक राइम हो गया। How does Madame Rides the Bus effectively depict Wali's curiosity for the unknown while showing her attachment to familiar comfort? Now, वली को कौन भूल सकता है भाई, ठीक है? अब ये जो चैप्टर है ये कैसे वली की क्यूरियोसिटी को तो दिखाती है फॉर द अननोन। ऑफ कोर्स इंसान हर अननोन चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो तो हमें इस चैप्टर से दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ
उसका फेमिलियर कंफर्ट से अटैचमेंट भी दिखाती है। बोलो मैम ये कब हुआ? फेमिलियर कंफर्ट हो गया यानी कि घर, तो घर से अटैचमेंट कैसे दिख रहा है? तो इफ यू गाइज रिमेम्बर द सीन, जब वो मजे से सारा व्यू एंजॉय कर रही थी ड्यूरिंग हर राइड इन द बस, immediately she noticed that there was a cow which was hit by probably a bus or a fast moving vehicle and it was lying there, lying dead. तो इससे एकदम से क्या हुआ, उसके मन में एक फियर डेवलप हुआ एंड हो सकता है उस शॉर्ट मोमेंट के लिए शी माइट हैव लॉन्ग फॉर हर होम, फॉर हर कंफर्ट, फॉर हर पेरेंट्स, यू नेवर नो, राइट? तो वो एक छोटा सा जो गैप है उस पर देखो क्वेश्चन आ गया है. So in Madam Rides the Bus, the narrative beautifully captures Vali's excitement to explore the unfamiliar world. जरूर इस चैप्टर में वली की एक्साइटमेंट दिखाई है कि कैसे उसको अनफेमिलियर दुनिया देखनी, उसे पता नहीं था कि बस कहाँ जाती है, किस तरह की दुनिया में जाती है, बस टाउन जाती है तो टाउन कैसा दिखता है, तो उसके लिए अनफेमिलियर वर्ल्ड था एंड शी वाज क्यूरियस इनफ टू नो अबाउट दिस वर्ल्ड व्हिच वाज बियॉन्ड हर विलेज थ्रू हर फर्स्ट बस राइड. लेकिन however when she witnesses the harsh reality of death, तो वो डेथ एक्सपीरियंस करती है वहां पर, उसका जो ये थ्रिल था, एक्साइटमेंट था, ये डर में कन्वर्ट हो जाता है और एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है. सो दिस कॉन्ट्रास्ट, ये जो डिफरेंस है ना, ये हाईलाइट करता है कि कैसे एडवेंचर ग्रोथ तो लाते ही है, साथ ही साथ कंफर्ट ऑफ होम एंड फेमिलियरिटी भी लेकर आते हैं, कि हो सकता है वो डर सहम के एकदम से अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही है. क्लियर? सो ये हमने यहाँ इससे डिड्यूस किया. बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम एक और इंसिडेंट था जो हमें ये सेम आइडिया कन्वे करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलो, हाउ डज द इमेजरी ऑफ द ट्रीज मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन ट्रीज रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंस? अब आपको पता है ये जो ट्रीज पोएम है बाय एड्रियन रिच, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रीज, है ना, वो एक फेमिनिस्ट पोएट है, तो शी टॉक्स अबाउट लिबरेशन ऑफ वुमेन. बस उसी पर आपको क्वेश्चन पूछा है कि ट्रीज की जो इमेजरी दिखाई गई है चैप्टर में, कि वो कैसे घरों से बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं, इट शोज liberation and growth in human experiences, and it's not just about females, it is about all those who are being captivated, जो slavery से deal करते हैं, right? तो उसके ऊपर ये कैसे चैप्टर पूरा रिफ्लेक्ट करता है. So again, in Adrian Rich's poem, the movement of trees from the house to the forest symbolizes what? The struggle for freedom and self-realization. कि ये जितने भी trees हैं, ये actually में struggle कर रहे हैं for freedom, for self-realization. And the trees breaking through walls. अब आप एक एक करके वो सारे struggle बताओ कि कैसे they were breaking through walls, है ना, breaking through walls. इसके बाद वो कहाँ जा रहे हैं, वॉल्स को तोड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं, मूविंग टूवर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने नेचुरल हैबिटेट की तरफ बढ़ रहे हैं. सो ये ब्रेक बाय ब्रेक आप इन सब चीजों को यहाँ पर इलैबोरेट कर सकते हो, जो एक्चुअली रेफर कर रहा है ऑफ अ लार्जर एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम, है ना. एंड ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि ह्यूमन जो है वो हमेशा कन्फाइनमेंट से एस्केप चाहता है. नोबडी वांट्स टू स्टे रेस्ट्रिक्टेड, बाउंडेड, कोई नहीं चाहता, और हर कोई इंडिपेंडेंस रिक्लेम करना चाहता है. इंडिपेंडेंस भी इट इज द नीड ऑफ द आवर. एंड दिस इमेजरी मिरर्स और शोज या शेड्स लाइट ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. ये जो इमेजरी क्या दिखाती है कि कैसे सोशल और इमोशनल बैरियर्स को ब्रेक करने का ये सही बिल्कुल टाइम है, suggesting that true growth and fulfillment come only through liberation and reconnecting with one's authentic self. तो भले ही ये ट्री का मूवमेंट है इस पूरे की पूरे पोएम में, लेकिन एक्चुअली में टॉक्स अबाउट लिबरेशन. ठीक है, तो इस पर आप बात करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the book that saved the earth include elements of satirical science fiction? Very well presented. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो द बुक दैट सेव्ड द अर्थ प्ले है बाय क्लेयर बोयको, ये कैसे क्या साइंस फिक्शन को प्रेजेंट तो कर रहा है. आई मीन इट टॉक्स अबाउट एलियंस एंड सो मेनी इन्वेजन्स हैपनिंग, तो साइंस फिक्शन तो है, साइफाई है, लेकिन कैसे उसको सटायरिकल मैनर में प्रेजेंट किया हुआ है. विल टॉक अबाउट इट. नाउ सटायर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंग, है ना. जब आप ह्यूमरस मैनर में एक कुछ जो इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उन पर बात करते हो, किसी के नेगेटिव ट्रेट को ह्यूमरसली प्रेजेंट करते हो. अब जैसे हमने थिंक टैंक को देखा, he acted like a very dominant character who was a narcissist, बहुत ही मतलब खुद पर उसको बहुत ज्यादा घमंड था, filled with pride and took credit. तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्ले से क्लेयर बॉयको was referring to such people in power and authority
जो दूसरों के ऊपर ऐसे ही डिक्टेटरशिप चलाते हैं. So in this particular play, Claire Boyko uses satire within a science fiction setting to mock human foolishness, कि इंसान कभी कभी कितना फुलिश होता है और ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाता है, थ्रू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड थिंक टैंक. एलियन के कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने इंसानों को ही टारगेट किया हुआ है. सो द स्टोरी ह्यूमरसली डिपिक्ट्स मार्शियंस प्लानिंग टू इन्वेड अर्थ. पूरी स्टोरी लाइन क्या है कि मार्शियंस जो है वो ह्यूमन बेसिकली अर्थ को इन्वेड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे रिट्रीट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वो एक बेसिक सिंपल नर्सरी राइम को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं. ठीक है. थ्रू दिस absurd सिचुएशन, सोच रहे ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये absurd है. absurd मतलब होता है जिसका ना सिर होता है ना पाँव, बिल्कुल नॉनसेंसिकल जिसे हम कहते हैं. सो ऑथर सटायराइजेस ब्लाइंड रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी. सबसे पहले तो उन्होंने क्या सटायर किया है कि हम कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रहे हैं. दूसरा, हमारी अपनी खुद की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. एंड ह्यूमन टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नॉलेज एंड इमेजिनेशन ओवर फोर्स. कई बार इंसान को ये लगने लगता है कि सिर्फ सारी ताकत जो है वो किसमें है, वेपन्स में है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नॉलेज एंड इमेजिनेशन कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है. राइट. सो ये चीजें सटायराइज की है क्लेयर बॉयको ने. क्लियर. और जो मैंने आपको वो डोमिनेंट अथॉरिटी वाला पॉइंट बोला, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट. राइट. चल, how does the author use the role of the surgery to highlight themes of compassion, responsibility and transformation in the triumph of surgery? ये तो आपको अच्छे से पता है कि in this particular chapter no real surgery happened, right? और जो सर्जरी है ये जेम्स हेरियट की क्लिनिक के लिए भी यूज हुआ है. राइट. ही वॉज अ वेट, तो उसके उस जगह को भी सर्जरी बोला गया है. तो कैसे ये सर्जरी का रोल हाईलाइट कर रहा है इस चैप्टर की थीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन को. सो इन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द सर्जरी सिंबलाइजेस कंपैशन एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो सर्जरी है ये क्या सिंबलाइज कर रही है, ये कंपैशन एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सजेस्ट कर रही है. क्योंकि डॉक्टर हेरेट का जो क्लिनिक था वो इस सब का सोर्स था. ये सर्जरी एक्चुअली डॉक्टर हेरेट के क्लिनिक को बोला गया है. ठीक है. इट बिकम्स अ प्लेस ऑफ हीलिंग, क्योंकि इस जगह पर अगर एवरीबडी इज चेंजिंग, जितने भी डॉग्स है वो वहां पर अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो पैम्पर नहीं हो रहे हैं, वो नेचुरली जैसे उन्हें ग्रो करना चाहिए वैसे ग्रो कर रहे हैं. सो नॉट जस्ट फॉर ट्रिकीज बॉडी बट फॉर मिसेस पंफ्रेज मिसगाइडेड अफेक्शन. अब ये हीलिंग का प्लेस बन जाता है सिर्फ ट्रिकी की बॉडी के लिए नहीं, बट मिसेस पंफ्रे का जो मिसगाइडेड अफेक्शन था, उनका जो ओवर पैम्परिंग नेचर था, उनका जो ओवर इंडल्जेंस था, उस सब से भी ट्रिकी को हील करने का टाइम मिलता है इस एक जगह पर. बाय रिमूविंग ट्रिकी फ्रॉम ओवर इंडल्जेंस, द सर्जरी रिस्टोर्स हिज हेल्थ एंड बैलेंस. यहीं पर उसकी हेल्थ और बैलेंस रिस्टोर होती है, वो बिल्कुल फिट हो जाता है. एंड इट हाईलाइट्स दैट, यही एक जगह है जो हाईलाइट करती है कि ट्रू केयर कभी कभी स्ट्रिक्ट एक्शन से आता है, फर्म कंट्रोल से आता है. टर्निंग द एपिसोड इनटू अ ट्रायम्फ, और इसीलिए शायद ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बन गया, क्योंकि हैरियट ने डिसाइड किया सेंसिबल लव देने का, रिस्पॉन्सिबल कंपैशन देने का ओवर ब्लाइंड इंडल्जेंस. सो सर्जरी, चाहे आप इसको मेडिकल फॉर्म में समझो या डॉक्टर हैरियट के उस क्लिनिक को कहो, दोनों तरह से इस जगह का बहुत बड़ा रोल था टू हाईलाइट द थीम्स लाइक कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि यहीं पर आकर ट्रू चेंज आया ट्रिकी के अंदर. राइट. अब वो उसकी भी गलती थी प्लस उसके ओनर की भी गलती थी. तो दिस बिकेम द प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिकीज गुड हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. How do the chapters The Baker from Goa, Coorg and Tea from Assam and Glimpses of India highlight India's cultural richness and natural beauty, thereby promoting tourism and appreciation for regional traditions? Very important question. इस चैप्टर को आपके सिलेबस में रखा ही क्यों गया है? 3 अलग अलग जगह के बारे में आपको बताया है, गोवा, असम एंड कुर्ग. अब डोंट यू थिंक वाइल रीडिंग, क्या आपको नहीं लगा था कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने इन जगहों के बारे में इतना कुछ बता दिया है कि अब हमारा मन कर रहा है यहाँ घूमने जाने का. बस उसी बात को आपको प्रेजेंट करना है कि कैसे इन तीनों जगहों की नेचुरल ब्यूटी, इनके कल्चरल रिचनेस के थ्रू एक तरह से टूरिज्म को प्रमोशन मिल रहा है और उनके रीजनल ट्रेडिशंस को लोग जान रहे हैं थ्रू दीज चैप्टर्स, है ना. तो बस आपको उसी पर इलाबोरेट करना है. इस साल के सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक करके आप तीनों जगहों के बारे में बताओगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है,
है ना, कहाँ पर क्या फेमस है, कहाँ पर जैसे गोवा के रेफरेंस में बेकर फ्रॉम गोवा में ब्रेड कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो ब्रेड सिर्फ एक स्टेपल डाइट नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए इट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड इन देयर कल्चरल फेस्टिवल्स एंड इवन इन मैरिजेस, राइट। तो आपको ये सारी बातें लिखनी है। कुर्गीज के बारे में आप बताओगे, उनका जो कनेक्शन है विद आई मीन जो मार्शल आर्ट्स में वो इतना ज्यादा बेटर करते हैं बाकियों के मुकाबले, एंड वाई दे आर सो हॉस्पिटेबल इन नेचर। तो ये सब बातों पर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो बेस्ड ऑन ऑल द 3 चैप्टर्स। नेक्स्ट देखो, हाउ डज कैरोलिन वेल्स यूज ह्यूमर इन हर पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब इस पोएम में उन्होंने ह्यूमर कैसे एक्ट किया है कैरोलिन वेल्स ने। भाई एक बात बताओ, अगर हम किसी को ये बता रहे हैं कि यू विल नो दैट देयर इज अ टाइगर जब वो तुम पर अटैक करेगा और तुम्हें खा जाएगा, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम फनी मैनर में यही तो बता रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ टाइगर। सो जिस तरह से एग्जैजरेटेड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ऑन डिफरेंट एनिमल्स, बस यही है जेंटल ह्यूमर इन दिस पर्टिकुलर पोएम। सो शी ह्यूमरसली सजेस्ट्स दैट, अब आपको 2-3 ऐसे ही एग्जांपल दे देने जैसे मैंने अभी दिए। इफ अ लायन ईट्स यू एंड गिव्स अ लाउड रोर, अगर एक लायन आपको खा रहा है और दहा रहा है तो पता चल जाएगा कि वो लायन है ना। और अगर कोई जानवर आपको हक करके मार दे रहा है, इफ इट if any animal caress you in a manner that you die, so आपको समझ जा रहा है कि it's a bear। तो पोएट की जो ये विटी टोन थी, ये शार्प एंड इंटेलिजेंट टोन है, ऐसी अब्सर्ड सिचुएशंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया जो डरा नहीं रही है बट हंसा रही है, तो दिस इज ह्यूमर, है ना। इसी को ह्यूमर बोलते हैं, जो बहुत अच्छे से कैरोलिन वेल्स ने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What can be inferred about the young seagull's emotional state after flying with his family? अब आप मुझे बताओ, जब यंग सीगल ने इतनी कोशिश के बाद फाइनली, कोशिश तो क्या की, बेसिकली अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा और फाइनली डिसाइड किया, वेयर हंगर बिकेम हिज मोटिवेशन टू टेक अ फ्लाइट, तो उसके बाद फैमिली के साथ जब वो उड़ रहे थे तो कैसा उनका इमोशन था, क्या इमोशनल स्टेट था। सो ऑफ कोर्स एनीबडी वुड बी हैप्पी, यंग सीगल क्या, मैं भी खुश होती, है ना। सो आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल फील्स अ मिक्स ऑफ जॉय, प्राइड एंड रिलीफ। सो खुश भी थे, खुद पर प्राउड भी फील हो रहा था, एंड थोड़ा सा रिलीव्ड भी थे। शुरू में जो उनका डर था ना, इट टर्न्स इनटू कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे वो एक हाइट पकड़ रहे थे, एज ही सोर्स हाई विद हिज फैमिली, उनका वो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, एंड द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, इसी से उनको हैप्पीनेस भी मिली, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी फील हुआ, मार्किंग हिज इमोशनल ग्रोथ फ्रॉम फियर टू फ्रीडम। मतलब जो शुरू में फियर था वो धीरे धीरे फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एज सून एज ही took that first step, first flight. So we are done with all the questions. अब बीच बीच में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, मेक श्योर कि आप वो भी साथ में करो। मैंने जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए वो आप आंसर करो। सिर्फ सुनने से काम नहीं होता है, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत आराम से, जल्दी जल्दी नहीं, बहुत आराम से समझाऊंगी कैसे आंसर लिखना है, कैसे आपको अपना आंसर स्ट्रक्चर करना है, क्या थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए एज सून एज यू लुक इनटू अ क्वेश्चन, राइट। एंड बहुत डीपली आपको क्वेश्चन के कीवर्ड समझने होंगे। एंड रिमेंबर दैट इट्स नॉट अबाउट द प्लॉट, इट्स अबाउट द आइडिया। सो यू विल राइट अबाउट दैट आइडिया इन योर आंसर, एंड प्रॉमिस करो कि बिना आंसर लिखे आप जज नहीं करोगे कि हमें आता है कि नहीं आता है। पहले आप ये सारे क्वेश्चंस आपने सुने अच्छे से, अब आप इनको अटेम्प्ट करो खुद से, इन क्वेश्चंस को। आपको पीपीटी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से। और इनकेस आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।